हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। अब आज हम यहाँ पे ये DSSB TGT मैक्स जो 2021 में फ़ीमेल के एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो एरर है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो किस किस पेपर में क्या क्या यहाँ पे एरर है वो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊँगी इस वीडियो में। तो आज वाले वीडियो में तो हम केवल ये जो 10/9/2021 को ये जो 2 पेपर्स हुए थे, एक्चुअली मेरे पास ये 4 पेपर्स ही आए हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि 10/9/2021 में आई थिंक से 2 ही शिफ्ट हुई होगी, सेकंड एंड थर्ड। उसके मेरे पास दोनों पेपर्स हैं और ऐसे 13 को भी 2 शिफ्ट में पेपर हुए होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, 8:30 एंड 12:30। तो जो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे उनके मेरे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट है। अब अगर इन 4 पेपर्स के अलावा और भी पेपर्स हुए हैं तो आप मुझे प्लीज़ इस ईमेल आईडी पे मेल कर देना जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, alka9521g@gmail.com। जिससे मैं क्या आपको टाइम पे ही इनमें जो एरर्स हैं वो आपको मैं बता पाऊँगी और आप जितना जल्दी हो सकेगा वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी तो आज वाले वीडियो में तो मैं आपको 10/9/2021 में ये जो दोनों पेपर्स हुए थे सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में, इनमें जो एरर्स है वो मैं आपको डिस्कस करूँगी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा उसमें मैं जो 13 वाला जो ये दोनों शिफ्ट के पेपर हैं उसकी एरर में डिस्कस करूँगी, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों पेपर्स में क्या क्या एरर थी उनको। तो ज़्यादा एरर नहीं है, वैसे तो कम ही एरर निकली हैं, बट जो भी एरर है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ हम सबसे पहले जो 10 तारीख का आपका जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 12:30 to 2:30 के बीच में, उसमें हम क्या मिस्टेक्स थी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें 5 सेक्शन में पेपर हुआ था जिसमें मैंने सारे सेक्शन को बड़े अच्छे से एनालिसिस किया है, सबके एक एक सॉल्यूशन को मैंने चेक किया है और चेक करने के बाद ही जो मिस्टेक्स मिली हैं वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। अब जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी उसके अलावा भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इजीली। तो मैं उसका रीज़न बता दूँगी कि उसमें क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बताऊँगी उनके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ मिस्टेक लगती है तो मैं आपको वहाँ पर उसका रीज़न बता दूँगी कि वो क्वेश्चन वहाँ पर क्यों सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ गलत नहीं है, 4-5 क्वेश्चन में एरर है, बाकी तो पूरा पेपर सही है आपका। और काफ़ी सिंपल पेपर भी था, इजीली आप उसमें मार्क्स लेके आ सकते थे। तो हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 1 में मैंने लिखा हुआ है नो मिस्टेक, यानी जो 20 क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर सही हैं और सबके जो आंसर्स है वो भी बिल्कुल सही गिवन है। सेक्शन नंबर जो 2 है उसमें केवल एक क्वेश्चन में एरर है। अब क्या है वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इसमें था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है और इसका कौन सा सॉल्यूशन है, ABCD 4 ऑप्शन और आंसर में मेंशन कर रखा था B, ठीक है ना। बट ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है, क्यों है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इट इज़ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका आप IF निकालेंगे जो कि मिलेगा e⁻x। अब इसका सॉल्यूशन आप इस फॉर्म में लिखते हैं कि y को मल्टीप्लाई करते हैं इसके IF से, इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो लिखा होता है दैट में ये जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे IF से और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्म मिलेगी आपको, इसमें से e⁻x कॉमन लेंगे प्लस c। अब यहाँ क्या कर रखा है इन्होंने, ये चीज़ मेंशन कर रखी है, ठीक है ना, x² - 2x + 2 e⁻x और इसको आंसर दे रखा है कि B आंसर सही है। बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो हमेशा y होता है, नॉट y e⁻x, ठीक है ना। ये जो है वो तो y e⁻x के इक्वल है, बट हमसे बोला गया व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो द सॉल्यूशन इज इक्वल टू y। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए e⁻x को डिवाइड करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये फॉर्म मिलेगी। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये यहाँ 4 ऑप्शन में से किसी में भी गिवन नहीं है, सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। तो आप आराम से इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कम्प्लीटली गलत है, मीन्स क्वेश्चन सही है बट इसके जो ऑप्शन हैं वो मैच नहीं हो रहे चारों में से, तो दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन, ओके। तो बस सेक्शन नंबर 2 में केवल एक ही क्वेश्चन में एरर थी, बाकी सारे 19 क्वेश्चन यहाँ पे सही हैं, कोई मिस्टेक नहीं है, सबके आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हैं। फिर सेक्शन नंबर 3 में आते हैं। तो जो मेरे पास पेपर था उसमें ये वाला जो क्वेश्चन है वो नंबर 6 है। इसमें क्या गलती है, यहाँ क्वेश्चन गिवन है कि इफ़ f इज ए फंक्शन देन इट हैव, फिर 4 ऑप्शन दे दिए, यूनिक लिमिट पॉइंट, यूनिक कंटिन्यूस पॉइंट, यूनिक डिफरेंशिएबल पॉइंट एंड यूनिक लिमिट, और आंसर गिवन था D कि इफ़ f इज ए फंक्शन देन इट हैव यूनिक लिमिट।
बट ये क्वेश्चन भी यहाँ पे एक इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। हम केवल इतनी सी इन्फॉर्मेशन से यहाँ पे आंसर नहीं बता सकते कि यदि f कोई फंक्शन है देन ABCD 4 ऑप्शन। अब फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, जो रिजल्ट होता है फंक्शन के लिए वो बेसिकली ये होता है जो मैंने मेंशन कर रखा है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ यूनिक कब, इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट। किसी भी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, बट कब होती है, जब वो एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो यूनिक कहाँ से करेंगे। तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। हम फॉर ऑल फंक्शन के लिए बोल नहीं सकते कि यूनिक लिमिट होगी। यहाँ पे कुछ और गिवन होना चाहिए था, या फिर फंक्शन मेंशन करना होना चाहिए था कि हमें पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए बताना है। तो ये जो लैंग्वेज है इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करनी चाहिए थी। सो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज अ रॉन्ग क्वेश्चन या इनकम्प्लीट क्वेश्चन। इस इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पे ऑप्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आप इस क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिनमें एरर हैं, जो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब सेक्शन नंबर 3 में ही क्वेश्चन नंबर 18 था मेरे पास। इस सेक्शन में आप देखना है आपके पास कौन सा क्वेश्चन होगा। इसमें गिवन था कि z इज़ ए फंक्शन ऑफ xy एंड दिस x इज़ डिपेंडेंट ऑन t एंड y ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन t। तो फाइनली जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो तो केवल था t, ठीक है ना, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और हमें फाइंड करना था यहाँ पर dz/dt। 4 ऑप्शन थे कि dz/dt किसके इक्वल था। अब यहाँ पे ये जो dz/dt हमें निकालना था, बेसिकली ये चेन रूल से निकालना था। अब चेन रूल में क्या होता है कि पहले आप z को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद x एंड y है वो भी t पे डिपेंडेंट है, तो फिर उसके बाद x एंड y का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो वो डिफ्रेंशिएशन इस तरीके से होता है क्योंकि यहाँ पे जो f है वो 2 वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इसलिए f का होगा यहाँ पर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ∂f/∂x एंड ∂f/∂y, ठीक है ना। तो पहले तो हमने f का किया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का करेंगे डिफरेंशिएशन, बट ये एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो ये बनेगा यहाँ पर dx/dt। जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है कि ये जो f है वो पार्शियली डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। बट यहाँ पे क्या गिवन था, ए ऑप्शन गिवन था, उसको लिखा हुआ था df/dx एंड df/dy, यानी इसको पार्शियल डिफरेंशिएट ना करके कंप्लीट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का किया हुआ था। तो ये लॉजिकली वैसे ये ऑप्शन गलत है अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं इस क्वेश्चन पे भी कि दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, करेक्ट ऑप्शन शुड बी दिस वन। और आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डी क्यों नहीं हो सकता और डेल क्यों होगा। डेल इसलिए आता है क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो डेल आप लिखते हैं, और केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है तो आपको डी लिखना होता है, जैसे कि आपने यहाँ पीछे लिखा हुआ है dx/dt एंड dy/dt। सो लॉजिकली ये ऑप्शन यहाँ पर जो है वो गलत है। सो आप यहाँ पर ऑपरेशन उठा के बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन या इसका जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक। अब जो सेक्शन नंबर 4 एंड 5 थे यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं थी। इनके जो 20 क्वेश्चन थे, यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन थे वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। इनके आंसर्स हैं, जो आंसर की है क्वेश्चंस हैं, सब कुछ सही हैं, इसमें कुछ गलती नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में लगता है कि इस क्वेश्चन में मैम ये चीज़ गलत है या ये चीज़ होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसका रीज़न बता दूँगी आपको कि वो क्वेश्चन क्यों वहाँ पे सही है। ओके, तो ये तो अब हो गया आपका जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था 10 तारीख को पेपर, उसके करेक्शंस 2 या 3 करेक्शन निकले, ज़्यादा नहीं निकले। पूरा पेपर यहाँ पे कंप्लीट सही है और एक ईजी पेपर भी है, आप अच्छे से इसमें से स्कोर कर सकते थे। अब हम चलते हैं 10 तारीख का जो दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था, थर्ड शिफ्ट में, उसके एरर देखते हैं कि क्या क्या एरर थी। अब ये हमारा नेक्स्ट पेपर है जो कि 10 तारीख को हुआ था आपको 4:30 to 6:30 थर्ड शिफ्ट में। अब ये वाला जो पेपर है इसमें एरर ज़्यादा हैं, कहीं में क्वेश्चन गलत हैं, कहीं कुछ क्वेश्चन का मीनिंग गलत है, और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो भी काफ़ी डिफरेंट पूछा गया था बाकी सब पेपर से। पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म पूछी गई है, ग्राफ की शेप पूछी गई है कि ये पोलर फॉर्म का ग्राफ है वो किस शेप का होगा। तो अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाली शिफ्ट में। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये वाली जो शिफ्ट थी हमारी वो टफ़ थी शिफ्ट, और इसके जो क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन आए हुए थे। बीएससी के थे, बट बीएससी के भी काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन थे, कोई लॉजिक नहीं था क्वेश्चन का, कुछ भी पूछा जा रहा है इस पेपर में। और प्रिंटिंग तो काफ़ी बेकार है क्वेश्चंस की। देखते हैं अपन कि क्या क्या एरर थे क्वेश्चंस में।
जैसे सेक्शन नंबर 1 में मेरे पास जो पेपर था उसमें ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 था कि इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट उनका जो इंटरसेक्शन है यानी इन दोनों सेट में सपोज m कॉमन एलिमेंट्स हैं देन नंबर ऑफ टू साइडेड रिलेशन इज। अब ये जो लैंग्वेज लिखी हुई थी यहाँ पे कि नंबर ऑफ टू साइडेड रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसे किसी टाइप के मैंने रिलेशन नहीं पढ़े कभी आज तक कि व्हाट इज़ द टू साइडेड रिलेशन। और आंसर गिवन था 2 की पावर m क्रॉस n। सो अकॉर्डिंग टू मी ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में टू साइडेड रिलेशन क्या होता है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एंड ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है टू साइडेड रिलेशन। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 था। इसमें एंगल पूछा गया था दो कर्व्स के बीच में और जो कर्व्स गिवन थे वो पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन थे यानी टी की फॉर्म में गिवन थे। और आंसर किस टाइप में गिवन था, ऐसा कि cos थीटा इक्वल टू 1/√3 √3/2 एंड 2/√3। आंसर गिवन था 1/√3 cos थीटा इक्वल टू। बट ये हमें तभी मिलेगा जब यहाँ पर टी की कोई ना कोई वैल्यू गिवन हो। मीन्स किन्हीं दो कर्व्स की आपको पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है और आपसे उसका एंगल पूछा जाए कि उन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करें, तो फिर पॉइंट गिवन होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हमें इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, वो जो पॉइंट था वो पॉइंट यहाँ पर मिसिंग था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो cos थीटा की वैल्यू होगी वो टी के फॉर्म में मिलेगी यानी टी का फंक्शन होगा। तो हम ये न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते जब तक कि हमें टी की वैल्यू नहीं पता हो। तो वो टी यहाँ पर मिसिंग था। सो मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ इनकम्प्लीट। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि इट इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन या इनकम्प्लीट क्वेश्चन। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 13 था। ये भी एक रॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ये टाइप गलत हुआ था। कहते नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 cos x इक्वल टू mod sin x और आपको इंटरवल दे देते 0,4π। यानी इस इंटरवल में आपको इस इक्वेशन के बताने थे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। बट यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि यही हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है तो इस इंटरवल में एक भी x ऐसा नहीं एग्जिस्ट करता जिसके लिए दोनों आपस में बराबर हो जाए। दैट मीन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर एक्चुअल में क्वेश्चन ये मानते हैं तब तो आंसर होगा 0 कि नो सॉल्यूशन इज एग्जिस्ट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक ना, ऑप्शन में अगर 0 होता तो हम बोल देते कि क्वेश्चन तो सही था बट आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बट 0 नहीं गिवन है, आंसर क्या गिवन था 4। अब जो करेक्ट क्वेश्चन है वो ये होगा जो मैंने यहाँ लिख रखा है कि 2 की पावर cos x इक्वल टू mod sin x है। और सपोज मैंने इंटरवल लिया x बिलोंग्स टू 0,2π। तो फिर इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे इस इंटरवल में। तो फिर मैंने यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है कि दिस इक्वेशन है 4 सॉल्यूशन। तो ये जो 4 आंसर गिवन था वो इस क्वेश्चन का होना चाहिए था। और यहाँ पे मैंने पहले तो ग्राफ बनाया mod sin x का, जो कि हमें पता है कि x एक्स के जो दोनों लूप्स हैं वो ऊपर के साइड बनेंगी ऐसे। अब 2 की पावर cos x का ग्राफ बनाया ऐसा, जो कि इस वाले ग्राफ को 4 पॉइंट्स पर कट करेगा। एक तो π/2 पे हम वैसे भी चेक कर सकते हैं। cos π/2 क्या होता है 0, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 और sin π/2 क्या होता है 1। तो दोनों आपस में इक्वल है। दैट मीन π/2 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ऐसा यहाँ पर π/2 से पाई के बीच में भी एक पॉइंट मिलेगा हमें कोई ना कोई जिस पे दोनों इक्वल होंगे। और फिर अगेन हम पाई से 2π के बीच में भी एक पॉइंट मिलेगा और एक और पॉइंट मिलेगा 3π/2। तो ये 4 पॉइंट्स पर कट करेगा। सो इसके यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएंगे 0,2π में 4 सॉल्यूशन। सो इस वजह से ये क्वेश्चन जो मैंने बोला कि ये इनकरेक्ट है, ना तो इसमें क्वेश्चन सही है ना ऑप्शन सही है। अगर ये क्वेश्चन सही मानते ऑप्शन 0 गिवन होता तो भी हम बोल सकते कि आंसर के में करेक्शन होगा। बट यहाँ तो हम कहीं करेक्शन नहीं कर सकते। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। करेक्ट क्वेश्चन क्या है वो भी आप चाहें तो टाइप करके सेंड कर सकते हैं वहाँ पे कि दिस क्वेश्चन शुड बी दिस एंड इंटरवल इज दिस। अगर इंटरवल 4π रखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जस्ट डबल यानी 8 आंसर हो जाएगा कि इस इक्वेशन के इस इंटरवल में एंड दैट में 0,4π इंटरवल में 8 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, अब हम और देखते हैं कुछ इनकरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी सेक्शन नंबर 1 का ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें क्या गिवन था कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर इज अनकाउंटेबल, दैट इज देयर इज नो बाइजेक्शन
N0 to R। बस अभी ये इतनी सी लैंग्वेज गिवन है और ये लैंग्वेज से 4 ऑप्शन दे दिए कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वो कंटिन्यूटी थ्योरम है, क्या वो ग्रीन थ्योरम है, क्या वो कंटोस थ्योरम है, क्या वो मीन वैल्यू थ्योरम है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इन चारों में से किसी का भी नहीं है। यहाँ पे आंसर दे रखा था कैंटोस थ्योरम। अब वो कैंटोस थ्योरम के जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं भी दूर दूर तक इनसे रिलेट नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। आप बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो 4 ऑप्शन गिवन हैं वो मैच नहीं होते हैं। सो बेसिकली क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। अब क्या थी कैंटोस थ्योरम, आप मेंशन भी कर सकते हो वहाँ पर जब ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नंबर 1 ये सेट थ्योरी पे डिफाइंड होती है। फॉर एन आर्बिट्ररी सेट एक्स देयर इज़ नो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन एक्स एंड द पावर सेट। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि नो बाइजेक्शन, तो जो बाइजेक्शन है वो कहाँ से कहाँ नहीं होती है, एक्स यानी कोई सेट से और उसके पावर सेट एक्स के बीच में कोई बाइजेक्शन नहीं होती है, ये बोलती है कैंटोस थ्योरम। तो ये कुछ यहाँ पे लैंग्वेज है वो सेट नहीं होती इसके अकॉर्डिंग। अब इसकी का दूसरा स्टेटमेंट भी होता है कैंटोस थ्योरम का, वो क्या होता है, द कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट इज स्ट्रिक्टली लेस देन द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट। ऑब्वियसली किसी सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 2 की पावर n, तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली क्या होगा, लेस देन होगा। तो बस ये 2 स्टेटमेंट है कैंटोस थ्योरम को जिससे मैच नहीं होते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, हम बोल सकते हैं इजीली। अब सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थे बेसिकली गलत। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। 13 क्वेश्चन था। अब वो क्या क्वेश्चन था कि लिमिट जो है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रखी थी, लिमिट x माइनस एक्स ऑब्लिक एक्स, देन व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लिमिट। अगर लिमिट ऐसे डिफाइंड है तो हम लिमिट के लिए क्या कह सकते हैं, व्हेन लिमिट गोज़ टू इन्फिनिटी। ABCD 4 ऑप्शन और आंसर दे रखा था लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब ये जो लिमिट ऐसे डिफाइन कर रखी है हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम इसको देखेंगे तो क्या थी, लिमिट x माइनस एक्स का मतलब 0 और अपॉन x, ये जो स्लैश है इसका मतलब अपन हम यहाँ पर समझ रहे डिवाइड का साइन, और 0 अपॉन एक्स क्या होता है, 0। सो 0 की लिमिट निकालनी होती तो मीन्स कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पे इस फंक्शन को देख के। तो आप बोल सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, दिस फंक्शन इज़ नॉट क्लियर, सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस लिमिट। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या है, गलत है। अब ऐसे और भी एक क्वेश्चन और इसमें सेक्शन नंबर 2 में, वो भी गलत है, वो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब ये भी सेक्शन नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। मेरे पास ये 19 क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था कि ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, y डबल डैश प्लस 2ay डैश प्लस by इक्वल टू cos x। Here a and b are real constant, are periodic। मीन्स ऑल सोल्यूशन का मीनिंग है इसके जो CF और PI हम निकालेंगे तो CF में भी अगर 2 ऑर्डर इक्वेशन है यानी इसके 2 सोल्यूशन तो CF में मिलेंगे और 1 सोल्यूशन PI में मिलेगा। तो जो CF और PI में जितने भी सोल्यूशन मिलेंगे वो सारे के सारे सोल्यूशन यहाँ पे पीरियोडिक होने चाहिए। तो A और B की किस कॉम्बिनेशन के लिए ऐसा होगा। अब नंबर 1 पीरियोडिक फंक्शन, हमें पता है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। और साथ में एक और फंक्शन होता है जिसे बोलते हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, बट यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का कोई रोल होगा नहीं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसको हम हटा देते हैं। तो बस हम यहाँ पे ये याद रख सकते हैं कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं सब क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलने चाहिए। आंसर तो क्या दे रखा था, ए दे रखा था, a इक्वल टू 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0 के लिए सारे के सारे फंक्शन क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे, या सभी सॉल्यूशन क्या होंगे, पीरियोडिक होंगे। अब a इक्वल टू 1 एंड b नॉट इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ चेक कर रखा है। यदि a 1 है तो यहाँ पे a 1 पुट कर दिया तो ये बनेगा y डबल डैश प्लस 2y डैश। अब b 0 नहीं है तो b कुछ भी हो सकता है, तो सपोज मैंने b यहाँ पे रेंडमली 1 ले लिया तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी तो इक्वेशन ये बनेगी इक्वल टू cos x। इसको हम m के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, m प्लस 1 का तो ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, m प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू दिस। अब यहाँ पे इसके 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं, -1 -1, जिसकी वजह से हम CF जो है वो ऐसे लिखेंगे C1 प्लस C2x e की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं e की पावर माइनस एक्स एंड x e की पावर माइनस एक्स।
एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर नेवर पीरियोडिक फंक्शन। हमें पी निकालने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप CF में बोल देंगे कि दिस इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। बट अगर पी फाइंड करेंगे तो पी में आपको क्या मिलेगा, sin x, दिस इज़ पीरियोडिक फंक्शन। तो पी का जो सॉल्यूशन है वो पीरियोडिक है, बट CF के जो अंदर सॉल्यूशन है वो पीरियोडिक नहीं है। अब ऐसे हम और ऑप्शन को यदि चेक करें, जैसे मैंने यहाँ चेक कर रखा है A = 0 एंड B = 1 को कहाँ दे रखा है, A = 0 B = 1 यहाँ पे दे रखा है। तो उसको मैंने चेक किया, इसका सॉल्यूशन फाइंड किए, तो अब CF के लिए यहाँ पे ये मिलेगा प्लस माइनस आएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे C1 cos x C2 sin x। तो CF में तो आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिल गए, तो दैट में आप तो बोल देंगे कि ये पीरियोडिक है। बट जैसे PI निकालेंगे तो PI क्या बनेगा, 1/d² + 1 cos x। अब जो फॉर्मूला होता है कि जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर d² की जगह पर -1 तो 0 बना रहा, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x/2a और cos का इंटीग्रेशन sin x। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 1, तो x/2 sin x। बट यहाँ जो सॉल्यूशन मिल रहा है आपको मिल रहा है x sin x, ठीक है ना। अगर sin x होता तो हम बोल देते कि यस दिस इज़ अवर करेक्ट आंसर। बट x sin x मिल रहा है, तो जो PI में जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो पीरियोडिक नहीं है, बट CF में जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो पीरियोडिक है। तो दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे अगर आप सारे ऑप्शन चेक करेंगे तो सारे के सारे इनकरेक्ट है। किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए आप बोल देंगे कि सभी सॉल्यूशन, अब यहाँ पे एक चीज़ लिख दी है यहाँ पे इन्होंने ऑल, के सारे सॉल्यूशन क्या होने चाहिए, पीरियोडिक होने चाहिए। तो किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए सारे के सारे सॉल्यूशन कभी भी पीरियोडिक नहीं बनेंगे। सो दैट मीन्स दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। आप चाहें तो ऑब्जेक्शन में 2 पार्ट यहाँ पे प्रूफ करके बता सकते हैं, और रिमेनिंग जो बचे हुए हैं हमारे ऑप्शन उनको भी आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैंने प्रूफ किया। तो ये हमारे सेक्शन नंबर 2 में ये क्वेश्चन गलत है। अब हम सेक्शन नंबर 3 एंड 4 के भी देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो सेक्शन नंबर 3 में था। सेक्शन नंबर 3 में ही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। अब इसमें क्या गिवन था कि लेट f जो कि डिफाइंड है सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, बट इसमें से क्या किया, 1 को हटा दिया, ठीक है ना। 1 को रिमूव करने के बाद जो डोमेन बचता है वो r-1 होगा, और यहाँ से r में डिफाइंड एक फंक्शन है, और क्या गिवन है f(x) = sin x, देन विच वन इज इट ट्रू, यानी इनमें से भी कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब अगर आप लॉजिकली देखेंगे तो हमें पता है कि जो sin x फंक्शन होता है वो एवरीवेयर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसकी कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होती, तो हम बोल सकते हैं sin x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, है ना, पूरे डोमेन में कंटिन्यूस होगा। बट यहाँ पे क्या गिवन है, जो 4 ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 0, f इज़ नॉट कंटिन्यूस इन इस डोमेन, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 1 एंड f इज़ कंटिन्यूस एट x = 1। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो गिवन था आंसर की में C, यानी f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x = 1। बट ये गलत आंसर है। यहाँ पे ये जो फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, सभी जगह पे कंटिन्यूस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब r में से यदि 1 पॉइंट माइनस कर देते हैं तो इस डोमेन में भी क्या होगा, हमेशा कंटिन्यूस होगा। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं होता है। सो दैट मीन दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं कि यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके लिए करेक्ट नहीं हैं। तो केवल इस क्वेश्चन के अलावा और कोई एरर नहीं थी सेक्शन नंबर 3 में। ऐसे सेक्शन नंबर 4 में भी कोई मिस्टेक नहीं है, सारे के सारे 20 क्वेश्चन सही थे। अब सेक्शन नंबर 5 पे आते हैं, तो इसमें भी एक क्वेश्चन नंबर 2 गिवन था ग्रुप थ्योरी के ऊपर बेस्ड। ये एक सिंपल रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था कि P अगर प्राइम नंबर है एंड लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस ओवर ZP, एंड दैट मीन्स जो मैट्रिक्स के जो एलिमेंट लेने होंगे आपको इस फील्ड में से लेने होंगे, ZP फील्ड में से। और जो मैट्रिसेज है वो इस तरीके से हैं कि उनकी डिटर्मिनेंट क्या है, 1 है, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन ऑर्डर ऑफ जीज। तो ये जो यहाँ पे लिखी हुई लैंग्वेज, ये एक स्पेशल टाइप का ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं अपन स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है ना। ये जो डेफिनेशन है वो स्पेशल लीनियर ग्रुप की होती है, जिसका यदि हमें ऑर्डर फाइंड करना होता है, इफ ऑर्डर ऑफ द स्पेशल लीनियर ग्रुप एंड दिस इक्वल टू दिस वन, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। एन क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ये जो ग्रुप होता है इसमें सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स होते हैं, और जिसके एलिमेंट आपको किसी न किसी फील्ड में से लेने होते हैं। तो फील्ड यहाँ पर गिवन है ZP। सो इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज n एंड द फील्ड इज ZP, देन द ऑर्डर ऑफ स्पेशल लीनियर ग्रुप इज दिस वन, ये होगा। अब यहाँ पे n का, यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना गिवन है 2, तो हमने ले लिया n बराबर 2 और p की वैल्यू तो p है। अब इसमें हम यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो ये यहाँ तक लिखा जाएगा केवल दिस वन। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ये p -1 p+1, जो कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है। चारों ऑप्शन यहाँ पे क्या डिफरेंट है।
सो दिस इज़ ऑल्सो अ रॉन्ग क्वेश्चन। आप इस पर ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं कि ऑल 4 ऑप्शन आर इनकरेक्ट, एक भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं होता है। अब जो इन्होंने आंसर की में आंसर दे रखा था ये वाला p+1 p-1 का होल स्क्वायर, ये जो आंसर था वो इस यहाँ पे आंसर था जनरल लीनियर ग्रुप का, ठीक है ना। जनरल लीनियर ग्रुप एक होता है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको साइड में, ये जनरल लीनियर ग्रुप ये होगा n, इस तरीके से, और इसका ऑर्डर लिखा जाता है, ये सेम ऑर्डर होता है पर p-1 तो डिवाइड नहीं करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे p⁻n-1 और p⁻n-p। अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो ये आ जाएगा 2 और ये 2 बस। तो जनरल लीनियर ग्रुप में स्पेशल लीनियर ग्रुप में ये डिफरेंस होता है कि अगर डिटर्मिनेंट 1 बोल देते हैं तो ये तो बन जाते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप, और अगर ये चीज़ हटा देते हैं केवल आप ये लिख देते हैं कि p इज ए प्राइम नंबर एंड g बी ए ग्रुप ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स और ZP अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देन द ऑर्डर ऑफ g, तो ये बन जाता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे p-1 p+1 p और p-1, तो सॉल्व करने पे ये क्या देगा, यही आंसर देगा p-1 का होल स्क्वायर और p+1। तो ये इस तरीके से इसका आंसर जो गिवन था वो जनरल लीनियर ग्रुप का गिवन था, बट इसमें ये मेंशन कर दिया, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो बेसिकली कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है वो गलत है, आप ऑब्जेक्शन उठाकर बोल सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं कुछ और अगर करेक्शन है तो सेक्शन नंबर 5 में। अब सेक्शन नंबर 5 में 2 और क्वेश्चन थे जिनमें भी एरर थी, वो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे ये मेरे पास कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z3 टू Z6 इज, फिर ABCD 4 ऑप्शन गिवन थे और करेक्ट आंसर गिवन था आंसर की में 4, बट ये जो 4 है वो यहाँ पर रॉन्ग आंसर है, क्योंकि रिजल्ट होता है कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं आपको कहाँ से, ZM टू ZN, 2 ग्रुप है ZM से ZN में, और उसमें टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, तो वो आंसर होता है GCD ऑफ M, N, कि इन दोनों का आपको GCD निकालना होता है। अब यहाँ पे M और N किसके इक्वल है, 3 एंड 6 के, तो यहाँ पे 3 एंड 6 का जो GCD निकालेंगे वो कितना आएगा 3, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बेसिकली तो 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। सो दैट मीन ये जो क्वेश्चन है आप बोल सकते हैं कि गलत क्वेश्चन है, नो ऑप्शन इज मैच, एक भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं होता है, तो आप इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एक कंप्लीट क्वेश्चन गलत है कि नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले तो 1-1 होमोमॉर्फिज्म कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, नंबर 1, एंड फ्रॉम Z10 टू Z5, और फिर जो डोमेन एंड कोडोमेन गिवन है वो भी ये गिवन है। तो अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो होमोमॉर्फिज्म वैसे तो क्या होता है, एक मैपिंग होती है, ठीक है ना, एक फंक्शन होता है जो कि A से B में डिफाइंड है। अब अगर 1-1 मैपिंग आपको चाहिए होती है तो 1-1 मैपिंग के लिए आप हमेशा बोलते हैं कि या तो दोनों में नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होने चाहिए A और B में, या फिर A के एलिमेंट जो हैं वो लेस देन होना चाहिए B से, तभी 1-1 मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि ये जो एलिमेंट है वो तो ज़्यादा है और ये एलिमेंट क्या है, कम है, तो सो बेसिकली ये क्वेश्चन वैसे ही गलत हो गया लॉजिकली। फिर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर Z10 से Z5 मैपिंग है तो इट कैन नॉट बी 1-1, यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिख दिया कि ये 1-1 मैपिंग नहीं हो सकती है, सो नो 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट फ्रॉम Z10 टू Z5। अब इसका जो आंसर गिवन था 4, वो किस वजह से गिवन था, वो करेक्ट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो 1-1 है इसकी जगह पे पूछना चाहिए था हमसे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z10 टू Z5। तो इसके लिए रिजल्ट होता है कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकालनी होती है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, तो फिर रिजल्ट तो वैसा ही होता है। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि सपोज आपको ZM से ZN में फाइंड करना है तो आंसर होता है या तो 5n या फिर होता है 0। कब होता है, जब m की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n हो, और जब m लेस देन n हो, जब m की वैल्यू लेस देन n हो जब तो 0 होता है, जब m ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो 5n के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि m की जो वैल्यू है वो बड़ी है n से, तो आंसर क्या होगा 5n, 5n मीन्स 5, और ये किसके इक्वल होगा 4। सो ये आंसर यहाँ पर गिवन था 4। तो बस ये करेक्शन था कि 1-1 की जगह 1-2 हो जाता तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही हो जाता और आंसर 4 भी करेक्ट होता, बट 1-1 गिवन है तो आप ऑब्जेक्शन उठा के बोल सकते हैं कि ये इसका रीजन है, तो दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग। ठीक, तो ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये जो थर्ड शिफ्ट थी आपकी 10 तारीख को जो हुआ था उसके भी सारे गलत क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए, बता दिए। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि
ये गलत है या इसमें ये करेक्शन होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं उसका रीज़न आपको बता दूँगी कि क्यों वो क्वेश्चन गलत नहीं है और उसका आंसर क्या करेक्ट है। ठीक, मैंने पूरा पेपर आपको सॉल्व किया है, बट मेरे लिए अभी यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होगा इस वीडियो में कि पूरे मैं आपको 90 + 90 यानी 180 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँ। कभी फ्यूचर में मैं इसको पूरे सॉल्यूशन डालूंगी पेपर्स के, जिसमें कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन होंगे। बट अभी तो हमने केवल इसके एरर देखी हैं कि पेपर्स में क्या एरर है, जिससे आप इसका ऑब्जेक्शन उठा सकें जो आपका टाइम पीरियड दे रखा है उस टाइम पीरियड के अंदर। अब ऐसे ही जो रिमेनिंग बचे हुए हैं 13 के, मेरे पास केवल 10 और 13 के ही पेपर आए हुए हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। तो जो 13 के जो मेरे पास 2 पेपर आए हुए हैं, अब उसका नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा, या तो आज नाइट में आ जाएगा या फिर कल मॉर्निंग में मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा भी यदि कोई और पेपर्स हैं आपके पास तो आप प्लीज़ मुझे मेल कर देना, जो मैंने आपको मेल आईडी प्रोवाइड करवा रखी है स्टार्टिंग में। ओके, तो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। थैंक यू।